ओके, तो नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू अ पीपल ट्री। अब मैंगो ट्री आम का पेड़ हो और पीपल का पेड़ हो, ठीक, दोनों का साइज अगर देखेंगे तो दोनों के साइज में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आम का भी पेड़ देखोगे तो काफी बड़े बड़े मैंगो ट्री होते हैं, और पीपल का ट्री देखोगे तो वो भी बड़ा होता है। तो तुम्हें अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों का लाइफ स्पैन कितना होगा। मैंगो का जो है, मैंगो का लाइफ स्पैन 100 साल 150 साल, मैक्सिमम 150 साल 200 साल के अंदर ही मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन हो सकता है। लेकिन पीपल ट्री का देखेंगे तो पीपल का जो पेड़ होता है उसका लाइफ स्पैन हजारों साल होता है, 2000, 2500, 3000, 4000 ऐसे इसका लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन जो है वो कहीं से भी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, whatever be the life span, death of every individual organism is a certainty. ओके, तो कह रहा है कि लाइफ स्पैन कुछ भी हो, 100 साल हो, 1000 साल हो, 5000 साल हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की जो मृत्यु है, जो मौत है, वो निश्चित होती है। नेचुरली उसका डेथ होगा ही। दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कह रहा है कि कोई भी जो जीव है वो इमॉर्टल नहीं है, यानी कि अमर नहीं है। ठीक, एक और लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा, तो अमीबा का तो अमीबा के बारे में पढ़े हो कि अमीबा इज एन इमॉर्टल एनिमल। अमीबा जो है वो कभी नहीं मरता है। तो क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों कहते हैं कि क्वेश्चन है, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इज इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। नेचुरल डेथ क्यों नहीं होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, एक कोशिकीय जीव में जो है वो नेचुरल डेथ क्यों नहीं होता है। तो इसकी चर्चा जो है सेल डिवीजन में 11th में भी पढ़ना था। सेल डिवीजन उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, पूरा बॉडी ही डिवाइड हो जाता है, पेरेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो क्या होता है, इमॉर्टल हो जाता है। क्योंकि एक अमीबा है और अमीबा खुद डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, तो पेरेंट तो बचा ही नहीं ना, उसका पेरेंट नहीं बचा, इसलिए वो क्या होता है, इमॉर्टल हो जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको छोड़ करके बाकी सभी का डेथ जो है वो सुनिश्चित होता है, सर्टेन होता है। ओके, गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड how vast number of plant and animals species have existed on earth for several thousands of years? तो अब इसी सब ये रियलिटी को चेक करते हुए हम देखते हैं कि जितने भी प्लांट हैं और एनिमल हैं उनके जो स्पीसीज है, स्पीसीज का मतलब जाति, जो जाति है वो सदियों से, हजारों साल से इस पृथ्वी पे चलते आ रहा है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग जो थे, पहले आदि मानव थे हम लोग, तो आदि मानव अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है ह्यूमन बीइंग, होमोसैपियन, तो होमोसैपियन कहते हैं हम लोग को। तो ये किस तरह से आगे बढ़ा, स्पीसीज कंटिन्यू कैसे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस है। ओके, कोई एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस की चर्चा करेंगे हम लोग। देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। ओके, तो ये क्या करेगा कि इंश्योर करेगा दिस कंटिन्यूटी को, इस कंटिन्यूटी को, किस कंटिन्यूटी को, कि जो कंटिन्यूटी जो है वो चल रहा है उस कंटिन्यूटी को क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा, यानी कि सर्टेन करेगा। तो वो प्रोसेस क्या कह रहेगा, यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। और वो प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन है। यही रिप्रोडक्शन से जो है जितने भी इस अर्थ पे जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनका लाइफ एग्जिस्ट करता है। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ओके, तो देखिए रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन जो है वो क्या कहता है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, जिसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, संतान बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा कि अपने ही जैसा ओके, इट्स सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग को
प्रोड्यूस करेगा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान को उत्पन्न करेगा, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ओके, द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, फिर वो ऑफ स्प्रिंग क्या करेगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। ओके, ग्रो करने का क्या होगा, मैच्योर होगा, और फिर मैच्योर होने के बाद वह फिर रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा, और इसी साइकिल के चलने से जितने भी स्पीसीज हैं उनका इस अर्थ पे क्या है, एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रहता है। ओके, तो ये समझ में आ गया यहां तक। अब नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे हम लोग चलते हैं कि अभी तक क्या देखा आपने कि जो भी ऑफ स्प्रिंग है जो प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद फिर से वो ग्रो करता है, ठीक, और ग्रो करने के साथ साथ मैच्योर होता है और फिर वो रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग अपने ही जैसा। Thus there is a cycle of birth, growth and death. ओके, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक साइकिल है, रिप्रोडक्शन क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें आप देखोगे कि बर्थ होता है, बर्थ के साथ साथ फिर वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ के बाद वो उसका डेथ हो जाएगा। ओके, फिर जो इसके स्पीसीज है, जो एग्जिस्टेंस है, वो फिर अपने ही जैसे स्पीसीज को प्रोड्यूस करेंगे, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। रिप्रोडक्शन इनेबल्स, तो रिप्रोडक्शन क्या इनेबल करता है, द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, तो किस चीज की कंटिन्यूटी करेगा, स्पीसीज का कंटिन्यूटी करेगा, यानी कि निरंतर स्पीसीज बना रहे इस पूरे बायोम में, इस पूरे अर्थ पे, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन को वो ये मेंटेन करके चलता है रिप्रोडक्शन। There is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. इस पूरे अर्थ पे, वर्ल्ड में, ठीक ना, पूरे वर्ल्ड में हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन करने का, एक डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे विभिन्नताएं हैं, बहुत लार्ज स्केल पे डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जो हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक एक ऑर्गेनिज्म वो इवॉल्व है अपना एक मैकेनिज्म में, जिसके द्वारा वो क्या करता है कि मल्टीप्लाई करता है, यानी कि एक सेल है तो 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा। ओके, एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और उसके बाद वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Okay, तो कोई जो ऑर्गेनिज्म है तो किसी भी मैकेनिज्म को या प्रोसेस को होने में कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, फैक्टर यानी कि कारक, जैसे कि कोई आप काम करने जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर होता है जो उस काम को करने में हेल्प करता है। तो उसी तरह रिप्रोडक्शन होने में जो रेस्पॉन्सिबल है वह ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, यानी कि जहां वह रह रहा है, निवास स्थान, वहां पे भी डिपेंड करेगा। इंटरनल फिजियोलॉजी, एक आंतरिक जो जैव प्रक्रम होते हैं, फिजियोलॉजी जिसमें रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सारे आते हैं। एंड सेवरल अदर, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एक साथ रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, ठीक ना, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो अब हम यहां देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा, किस टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो उसमें है कि किस पे बेस्ड है, तो वो इस पे बेस्ड है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वह पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म कर रहा है या 2 ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो रिप्रोडक्शन का टाइप्स है वह 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला आप देखेंगे, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल, हिंदी में इसको अलैंगिक जनन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको लैंगिक जनन कहा जाता है। ओके,
तो इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इसको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। इसमें क्या होगा कि अलैंगिक जनन में तो एक ही पेरेंट यानी कि सिंगल पेरेंट जो है वो कैपेबल होगा अपने संतान की उत्पत्ति के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग को उत्पत्ति के लिए। इसमें जो गैमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में ऑफस्प्रिंग जो है वो बनेगा। इसका डिटेल हम लोग अब पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स। इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और वो भी ऑपोजिट सेक्स यानी कि एक मेल और एक फीमेल की जरूरत होती है, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें गैमिट का फॉर्मेशन, ये कंडीशन है कि गैमिट का फॉर्मेशन इसमें होगा। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। ओके, तो अब आपका जो टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को समझते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप देखेंगे कि इन दिस मेथड, ओके, यह जो प्रोसेस है, यह मेथड है, अ सिंगल इंडिविजुअल यानी कि पेरेंट, सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है, पेरेंट होता है, वो कैपेबल होता है बच्चे को पैदा करने के लिए, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, एज ए रिजल्ट जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल। ओके, तो यहां देखेंगे कि जो एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस हो रहा है वो नॉट ओनली आइडेंटिकल यानी कि समरूप, यानी कि पूरी एक आइडेंटिकल ही नहीं होगा, उसके साथ साथ टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। ठीक, और वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का, एग्जैक्ट कॉपी होगा यानी कि कार्बन कॉपी आप इसको कह सकते हो। तो एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होगा उसमें ये आइडेंटिकल होंगे और एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट होंगे। ओके, द टर्म क्लोन, इसलिए इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, क्लोन शब्द का यूज किया जाता है, क्लोन वर्ड का यूज किया जाता है, इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है जो मॉर्फोलॉजिकली और देखेंगे यहां पे जेनेटिकली, ठीक, दोनों तरीके से, मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से देखने में और जेनेटिकली यानी कि जेनेटिक लेवल पे, डीएनए के लेवल पे, दोनों बेसिस पे ऐसे जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ओके, क्लोन कहते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब हमें ये देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें किस तरह से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, कहां कॉमन है, कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। उसके साथ साथ एंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में होंगे, एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स। और वैसे प्लांट्स और एनिमल्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा जो रिलेटिवली क्या होंगे, उनका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सिंपल होगा। ओके, जहां पे सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वैसे प्लांट्स और एनिमल्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, अदरवाइज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें देखने को मिलता है। अब देखेंगे इन प्रोटिस्ट, क्लास 11th में आपने पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें ये प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा, मोनेडा, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। तो इन प्रोटिस्ट एंड मोनेडन्स the organisms or the parent cell divides into two to give rise to new individual। तो प्रोटिस्टा में एंड मोनेडा में, तो मोनेडा का एग्जांपल सभी जानते हैं, मोनेडा किंगडम का एग्जांपल बैक्टीरिया होता है, एंड प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोआ भी आते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। तो इन सभी में, इन दोनों जो किंगडम है इसमें ऑब्वियसली सिर्फ एक ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा और वो होगा कौन सा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और यहां देखेंगे कि इसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होने के बाद जो है टू डॉटर सेल में ये डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल बना लेते हैं। दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसमें अगर पूछा जाए तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेल डिवीजन होगा।
ओके, तो सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा एंड मोनिडन्स। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ओके, तो देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्रोटिस्टा है, मोनिडन्स हैं, इन सभी में सेल डिवीजन ही कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, एंड ये कहलाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखते हैं क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए अमीबा में एंड पैरामीशियम में, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर में आप देखें तो अमीबा में बाइनरी फिशन, अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा में होता है बाइनरी फिशन, जो है वो कहलाता है एक सेल डिवीजन का ही टाइप्स है ये बाइनरी फिशन, जिसमें एक अमीबा जो सिंगल अमीबा होता है वो डिवाइड करके 2 अमीबी में डिवाइड हो जाता है। ओके, एंड ये कहलाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे ईस्ट, जिसमें बर्डिंग होता है, और ये देखिए एक सिंगल पेरेंट ईस्ट है जो कि इसमें बॉडी के इसके ऊपर पार्ट में एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, आउटग्रोथ होता है, और जो डिवाइड होता है फाइनली जो है सेपरेट होता है, फेवरेबल कंडीशन में सेपरेट होकर के ये बर्ड जो है न्यू इंडिविजुअल में ये डिवाइड हो जाता है। ओके, कुछ अलग जब हम देखेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं एल्गी में एंड फंजाई में, जो कि एक स्पेशल टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो है आपका कुछ एल्गी एंड कुछ फंजाई में होता है। जैसा कि आप देखिए उसको कहते हैं जूस्पोर। तो जूस्पोर इज द क्लेडोमोनास एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास का है, आप देखेंगे, और ये जो जूस्पोर है ये कैपेबल होता है न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने में। ओके, तो जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास है। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कोनेडिया ऑफ पेनिसिलियम। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर क्वेश्चन आए तो कोनेडिया एग्जाम्पल होगा आपका पेनिसिलियम का, ये एक फंगी है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए कि बर्ड्स ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में जो एग्जाम्पल होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का वो होगा बर्ड्स होगा, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज का दिया हुआ है। ओके, तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, ये सभी आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का ये जो भी टॉपिक है, जो फिगर है, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, हूबहू सेम जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो अभी आपने ये देखा, अब कुछ और भी एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि एक टर्म आपका यहाँ पे आएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो टर्म है ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे एक टर्म आपका और आएगा इसके साथ साथ, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या होता है उसके बारे में अभी देखेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स मैं बता दूं, डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स आपको जानने हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या होता है ना, कि एक ऐसा पार्ट, ओके, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इससे रिलेटेड होता है। तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है जो होल ऑर्गेनिज्म को, पूरे प्लांट को वो बना देता है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर देता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ओके, डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स आप पढ़ेंगे, रनर है, सकर है, ये सारे आप अभी देखोगे। तो यहाँ पे 2 चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एनिमल में यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम बात करेंगे तो उसके लिए टर्म जो है वो स्पष्ट रूप से जो टर्म यूज किया जाता है वो एसेक्सुअल यूज किया जाता है। ओके, एंड जब प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में ये टर्म जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का वर्ड का यूज किया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो ये 2 चीज आप याद रखेंगे अच्छे से कि जो वर्ड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है एनिमल के लिए, एंड प्लांट्स के लिए जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होते हैं एक एक करके उसके एग्जाम्पल और ये सारे टर्म को हम लोग अब देखते हैं। ओके,
ओके, तो अभी हम लोग अब पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के बारे में, ठीक ना। तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या होता है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक वर्ड मैंने बताया था, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक वेजिटेटिव से बना है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है कि वेजिटेटिव यानी कि वेज यानी कि पेड़ पौधे, एक यानी कि पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे के पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, प्रोपागेशन का मतलब होता है प्रवर्धन, एक प्रोपागेशन का मतलब होता है प्रवर्धन, ठीक ना, प्रवर्धन यानी कि कायिक पार्ट से प्रवर्धन, देखा होगा। तो इसमें अभी हम लोग जानेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब ये होता है कि इफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट बिकम अ न्यू प्लांट, ओके, यानी कि अगर कोई वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, तना, जड़ और पत्ती, उससे अगर नया पौधा बन जाए किसी पौधे का, किसी भी प्लांट का, तो उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक ना। और जिस पार्ट से, जिस अंग से बनेगा, उसका नाम दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक ना। अब ये क्या होता है, जो अभी सिलेबस में पढ़ना है उसको मैं यहाँ पे बता दूं कि एनसीईआरटी के सिलेबस में कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स यहाँ मैंने लिखा है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स रिलेटेड प्लांट्स कौन सा होता है। तो ट्यूबर का नाम सभी सुने हो, ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, और ये होता है आईज ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू का आंख। जब खेती करते हैं तो वैसे ही आलू के पार्ट को आंख हम बोते हैं जमीन में, जिसमें आंख होता है ना। तो उसी को हम करेंगे। तो देखो ये आंख वाले पार्ट को ही कट करेंगे और कट करके लगा देंगे जमीन में, तभी वहां से नया आलू का पौधा निकलता है ना। तो इस आंख वाले पार्ट को ट्यूबर कहते हैं और ये वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का एक पार्ट हो गया, क्लियर। और इसमें देखेंगे यहाँ डायग्राम में, तो एक आंख से दो आंख के बीच का जो दूरी होता है वो इंटरनोड कहलाता है, एक उसमें जो जर्मिनेट करने लगता है, बोलते हैं ना आलू, जब पुराना आलू ही लगाया जाता है ना, जो जमने लगता है आलू को, अभी का जो भी मौसम चल रहा है, आलू को छोड़ दो, पुराना आलू को, तो क्या होगा, उसमें से तना निकलना शुरू हो जाता है, ठीक ना, आंख के पार्ट से, और वही पार्ट काट के लगा दो तो आलू का पेड़ निकल गया। तो उसको क्या कहते हैं, ट्यूबर। तो हम लोग जो आलू खाते हैं वो स्टेम होता है, तना होता है, जड़ नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ओके। तो उसको कहते हैं ट्यूबर और ये आंख वाले पार्ट से वो होता है। इसी तरह जो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे राइजोम, तो राइजोम है, राइजोम भी दूसरा एग्जाम्पल है एक वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का। और इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो जिंजर यानी कि अदरक, ठीक, अदरक, बनाना, केला, टर्मेरिक, हल्दी, ठीक ना, एस्पेरिडियम, ये भी एक प्लांट है। तो ये सारे का जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होगा वह होगा राइजोम, उसका नाम क्या है, राइजोम। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ कि हॉरिजेंटल। तो अदरक का जब पौधा देखोगे, तो अदरक के पौधा में जब देखोगे तो ये बहुत सारे उसमें लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और उसका ऐसे ऐसे जड़ निकला रहता है, जड़ टाइप का, ठीक ना, इसी को क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। और ये हॉरिजेंटल यानी कि ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ेगा, ठीक ना, ऐसे बढ़ेगा, इसको ये अदरक की खासियत है और इसको राइजोम कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का, जिंजर का, बनाना, टर्मेरिक एंड एस्पेरिडियम। अगला है कॉर्म्स, जो वर्टिकल यानी कि लंबवत नीचा जो बढ़ेगा, तो उसका एग्जाम्पल है एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस, कितना बड़ा नाम है, ठीक ना, एमॉर्फोफैलस। और इसका हम लोग सब खाते हैं, चटनी वगैरह भी, अचार भी खाते हैं। जमीकंद, ओल, ठीक ना, वो जमीकंद जो कि नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक ना। ये हो गया एग्जाम्पल किसका, तो कॉर्म्स का, वर्टिकल का। कोलोकेसिया भी एक इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है रनर, रनर मतलब दौड़ने वाला, रनर जो दौड़ता है। तो ग्रास यानी कि घास में, घास को देखो जाकर के, तो घास कैसे बढ़ता है, ऐसे 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 बढ़ता है ना। तो उसमें देखोगे ऐसे
इसका रनर कहलाता है, और यहां से काट करके दूसरी जगह लगा दो तो फिर वो प्लांट हो जाएगा। तो ये ग्रास है, ग्रास में के वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स को क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, ठीक ना, ऑक्जेलिस भी एक एग्जाम्पल है इसका। सकर, ठीक, सकर यानी कि जो ऐसे सोखे चूसे उसको, तो वो मिंट यानी कि पुदीना, और क्राइसेंथेमम, ये दो एग्जाम्पल है सकर का, ठीक। उसके बाद है बल्बिल, जिसका एग्जाम्पल अगेव है, अनियन है, गार्लिक है, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का नाम है। लीफ बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड जिसको बोलते हैं, वो ब्रायोफाइलम एंड कलांचो, ठीक, यानी कि पत्ती से पेड़ बन जाता है ब्रायोफाइलम में। उसके पत्ती पे देखोगे तो वहां से छोटे छोटे बर्ड निकल आएंगे, और वो जैसे ही जमीन में गिरेगा, मिट्टी में जाएगा, फेवरेबल कंडीशन में जाएगा, तो वहां से जड़ निकल जाता है। ओके, उसको कहते हैं ऑफसेट वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, जलकुंभी का नाम सुने होगे, इसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं। एस्टोलोन के एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी एंड वेलिस्नेरिया। तो ये सारे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं। ओके, यहां पे एक चीज और मैं बता दूं कि ऑफसेट का जो एग्जाम्पल दे रखा है वाटर हाइसिंथ, ठीक, इससे क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, क्लियरली मेंशन है कि यह एक स्कर्ज के रूप में वेस्ट बंगाल में ये फैल गया था। और वाटर हाइसिंथ देखे होगे, जलकुंभी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। जहां स्टैग्नेंट वाटर होगा, जहां प्रदूषण होगा और पानी जहां जमा होगा, वहां पूरे पानी के पूरे तालाब को क्या करता है, यह कवर कर लेता है जलकुंभी, और वहां पे मौजूद जो ऑक्सीजन होता है उस पानी में, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके खत्म कर देता है, और फिश वगैरह होगी, मछली होगी, उसको मार देता है। तो ये पूरे वेस्ट बंगाल में ऐसी घटना हुई थी, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल का आतंक उस समय फैला दिया था, जितने तालाब थे सभी सूख गए, वहां की मछलियां मर गई, इसलिए नाम दिया गया था टेरर ऑफ बंगाल। तो विच इसमें क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा ये वाटर हाइसिंथ का, तो यही आंसर लगाना रहेगा। ओके, तो ये अभी तक आपने क्या देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में होता है, प्लांट्स में होता है, ये सारी चीजों को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट्स अभी तक इस टॉपिक में आपने पढ़ा। फर्दर अब हम लोग मूव करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू अ पीपल ट्री। अब मैंगो ट्री, आम का पेड़ हो और पीपल का पेड़ हो, ठीक, दोनों का साइज अगर देखेंगे तो दोनों के साइज में क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आम का भी पेड़ देखोगे तो काफी बड़े बड़े मैंगो ट्री होते हैं, और पीपल का ट्री देखोगे तो वो भी बड़ा होता है। तो तुम्हें अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों का लाइफ स्पैन कितना होगा। मैंगो का जो है, मैंगो का लाइफ स्पैन 100 साल, 150 साल, मैक्सिमम 150 साल, 200 साल के अंदर ही मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन हो सकता है। लेकिन पीपल ट्री का देखेंगे तो पीपल का जो पेड़ होता है उसका लाइफ स्पैन हजारों साल होता है, 2000, 2500, 3000, 4000, ऐसे इसका लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन जो है वो कहीं से भी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, whatever be the life span, death of every individual organism is a certainty. ओके, तो कह रहा है कि लाइफ स्पैन कुछ भी हो, 100 साल हो, 1000 साल हो, 5000 साल हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की जो मृत्यु है, जो मौत है, वो निश्चित होती है, नेचुरली उसका डेथ होगा ही। दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कह रहा है कि कोई भी जो जीव है वो इमॉर्टल नहीं है, यानी कि अमर नहीं है, ठीक। एक और लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा, तो अमीबा का तो अमीबा के बारे में पढ़े हो कि अमीबा इज एन इमॉर्टल एनिमल। अमीबा जो है वो कभी नहीं मरता है। तो क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों कहते हैं कि क्वेश्चन है, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इज इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। नेचुरल डेथ क्यों नहीं होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, एक कोशिकीय जीव में जो है वो नेचुरल डेथ क्यों नहीं होता है। तो इसकी चर्चा जो है सेल डिवीजन में 11th में भी पढ़ना था,
सेल डिवीजन उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, पूरा बॉडी ही डिवाइड हो जाता है, पेरेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो क्या होता है, इमॉर्टल हो जाता है। क्योंकि एक अमीबा है और अमीबा खुद डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, तो पेरेंट तो बचा ही नहीं ना, उसका पेरेंट नहीं बचा, इसलिए वो क्या होता है, इमॉर्टल हो जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको छोड़ करके बाकी सभी का डेथ जो है वो सुनिश्चित होता है, सर्टेन होता है। ओके, गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो अब इसी सब ये रियलिटी को चेक करते हुए हम देखते हैं कि जितने भी प्लांट हैं और एनिमल हैं, उनके जो स्पीसीज है, स्पीसीज का मतलब जाति, जो जाति है वो सदियों से, हजारों साल से इस पृथ्वी पे चलते आ रहा है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग जो थे, पहले आदि मानव थे हम लोग, तो आदि मानव अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियन, तो होमोसेपियन कहते हैं हम लोग को। तो ये किस तरह से आगे बढ़ा, स्पीसीज कंटिन्यू कैसे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस है। ओके, कोई एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस की चर्चा करेंगे हम लोग। There must be some processes in living organisms that ensure this continuity. Okay? तो ये क्या करेगा कि इंश्योर करेगा दिस कंटिन्यूटी को, इस कंटिन्यूटी को, किस कंटिन्यूटी को, कि जो कंटिन्यूटी जो है वो चल रहा है उस कंटिन्यूटी को क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा, यानी कि सर्टेन करेगा। तो वो प्रोसेस क्या कह रहेगा, यस we are talking about reproduction, something that we take for granted। और वो प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन है। यही रिप्रोडक्शन से जो है जितने भी इस अर्थ पे जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनका लाइफ एग्जिस्ट करता है। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ओके, तो देखिए रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन जो है वो क्या कहता है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, जिसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, संतान बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा कि अपने ही जैसा ओके, इट्स सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसा ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान को उत्पन्न करेगा, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ओके, द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, फिर वो ऑफ स्प्रिंग क्या करेगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। ओके, ग्रो करने का क्या होगा, मैच्योर होगा, और फिर मैच्योर होने के बाद वह फिर रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा, और इसी साइकिल के चलने से जितने भी स्पीसीज हैं उनका इस अर्थ पे क्या है, एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रहता है। ओके, तो ये समझ में आ गया यहां तक। अब नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं हम लोग।